ओम श्री गणेशाय नमः। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, क्या इनमें कोई समानता है, इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करूँगा, अपने अनुभव बताऊँगा और साथ में अपनी कन्फ्यूज़न को भी डिस्कस करूँगा और फिर देखते हैं कि आगे ये कैसा जाता है। तो मेरे मन में हमेशा ये विचार उठता है, मैं पिछले 10 सालों से एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहा हूँ, कि जो हमारे ऋषि मुनि थे जिन्होंने इस शास्त्र को लिखा, इतने फार्मूले बनाए, इतनी चीज़ें लिखी, जैसे भृगु ऋषि हो गए, पराशर ऋषि हो गए, तो क्या ये ऋषि मुनि साधारण इंसान थे या ये कोई एलियन थे? क्या ये एस्ट्रोलॉजी नहीं, क्या एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर थे? क्या ये साइंस और टेक्नोलॉजी या जो यूनिवर्स और स्पेस का जो विज्ञान होता है, क्या ये इसमें बहुत आगे थे? और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सूत्र किस आधार पर लिखे गए? क्या ये ज्ञान सीधा ही भगवान शिव ने ऋषि भृगु पराशर को दे दिया, या इन्होंने इसको बहुत ही गहरे ध्यान या अध्यात्म द्वारा प्राप्त किया? और ये विद्या कहते हैं कि आज से 2000 साल पहले है, पुरानी है, लेकिन उस समय तो साइंस इतना डेवलप नहीं था। जैसे आप देखेंगे 1000 से और 2000 तक, 1900 तक तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी नहीं हुआ था, कोई साइंस इतनी नहीं थी। 16वीं शताब्दी में गैलीलियो ने पहली बार सैटर्न को देखा था, लेकिन ये ज्ञान तो उससे भी पुराना है। तो उन्हें कैसे पता कि बृहस्पति और शनि बड़े ग्रह हैं, उनकी दशाएं भी 16 साल की होती है, 19 साल की होती है। सूर्य को राजा माना गया, चांद को रानी। तो ये एक जिज्ञासा होती है कि क्या ऋषि मुनि कहीं एलियन तो नहीं थे, कि उनके पास पहले से ही सारे एडवांस इक्विपमेंट्स, एडवांस पढ़ाई रही हो, कि जिन्होंने ग्रह और नक्षत्रों का, और सिर्फ ग्रह नहीं, जो नक्षत्र होते हैं उनका भी इन्होंने कितना गहन अध्ययन करा और उसको मानव जीवन से भी जोड़ दिया। तो क्या उन्होंने ब्रह्मांड को ध्यान और आध्यात्मिकता के माध्यम से खोजा? क्योंकि लॉजिकल माइंड से तो ये अजीब सा लगता है, क्योंकि लॉजिकल माइंड की तो कोई सीमा होती है ना। अगर प्रैक्टिकल में कई चीज़ देखें, अगर मैं सोचूं, सिर्फ माइंड से सोचूं कि मुझे आकाशगंगा पे जाना है, तो बस चला गया, मैं सोच के चला गया ना। लेकिन प्रैक्टिकल करूं तो अभी तक तो हम मार्स पे भी अच्छी तरह नहीं पहुंच पाए, सिर्फ चंद्रमा पे गए हैं। और लॉजिकल माइंड से देखें तो अमेरिका और रशिया को जो उपग्रह है चांद, उस पर जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, उस पर जाने पे भी 20 वर्ष लग गए। और अभी तो भारत ने जो चंद्रमा की अगली सतह है उस पर भी पहुंचने में या सोचने में कि वहाँ पे पानी है या नहीं है, हमको मतलब कितना समय लगा, 10 साल का प्रोजेक्ट होता है। लेकिन ऋषि मुनियों ने बुध के बारे में, सबसे छोटा ग्रह है, मंगल के बारे में, बृहस्पति के बारे में, शनि के बारे में लिख भी दिया, उनकी क्वालिटी भी बता दी। तो क्या ये सिर्फ तुक्का था जिसको सूडो साइंस कहते हैं? क्या एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, क्या ये सब अलग हैं? क्या हमारे ऋषि मुनि एलियन थे? उन्होंने मतलब कोई रिसर्च करी, क्या करा? तो ये सारे सवाल ही मतलब मन में आते हैं, क्योंकि मन तो टोटली डिफरेंट है ना, वो कुछ भी सोच सकता है। और हमने इतनी सारी किताबें पढ़ी तो उसके से हमारा मन है, लेकिन उस टाइम तो उनके पास ऐसा कोई ज्ञान भी था जिसका वो बेस बना सकें। और ब्रह्मांड तो अनंत है। आप देखिए कि हमारे पास लाखों अरबों आकाशगंगाएं हैं, और ब्रह्मांड तो अनंत है, हम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में इतना ज़्यादा। अमेरिका ने देखो आपकी बड़े बड़े सैटेलाइट बनाए, और वो अभी भी कम्युनिकेट कर रहा है एलियन से कि भाई किसी और ग्रह पे या किसी और तारे पे या कहीं भी कुछ जीवन है जो हमसे एडवांस हो, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। और ब्रह्मांड का मैं आपको थोड़ा सा एक विवरण देता हूँ, जिससे कि मतलब आप चौंक जाएंगे। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बता रहा हूँ आपको कि कितना बड़ा है ब्रह्मांड, और कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने उनमें से कुछ ग्रह ढूंढ के उनको हमारे जीवन से जोड़ के एस्ट्रोलॉजी को बनाया। तो ब्रह्मांड में जो हमारी औकात है, वैसे वो कुछ भी नहीं है, हम बहुत ही छोटे हैं। जब भी आपको घमंड हो कि मैंने ये सब किया है, तो बस एक बार आप ब्रह्मांड के बारे में पढ़ लें। सबसे छोटा ग्रह बुध है। पृथ्वी पर हम करीब करीब 8 अरब लोग हैं जिनका दिमाग चल रहा है कुछ भी करने के लिए, खाना पीना, सोना, कुछ नया इन्वेंशन करना, लोगों की लाइफ को कैसे सही करें, उसके लिए 8 अरब लोग हैं। और 1980 में तो हम 4 अरब थे, अब करीब करीब डबल हो गए हम। तो कितनी तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं पृथ्वी पे। लेकिन पृथ्वी पे फिर भी बहुत जगह है। पृथ्वी का जो व्यास है वो 13,000 किलोमीटर की मोटाई में है,
और चांद का व्यास सिर्फ 3500 किलोमीटर है। और आप देखिए तो चांद के अंदर 1 लाख हिमालय जैसे पहाड़ कितना विशाल है, आ सकते हैं, और पृथ्वी के अंदर 50 चांद आ सकते हैं। तो ये तो सिर्फ पृथ्वी है, इसीलिए हमारा अहंकार भी है कि हम ही सब कुछ हैं। लेकिन अब ऋषि मुनियों ने सूर्य को ग्रहों का राजा बनाया, उसको सरकार का कारक, हमारे घमंड का, इन सब का कारक क्यों बनाया? क्योंकि सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15, और इसका जो व्यास है वो 14 लाख किलोमीटर है। तो लगा लीजिए पृथ्वी का सिर्फ 1000 में है 13,000 किलोमीटर, और सूर्य कितना हो गया? 14 लाख किलोमीटर। इसीलिए जो प्रकाश की गति होती है करीब 3,45,000 किलोमीटर पर सेकंड की, तो सूर्य कितना दूर है कि 8 मिनट और 20 सेकंड तो सूर्य के प्रकाश को आने में ही लगते हैं। तो ये ऋषि मुनियों को कैसे पता चला, आप बताइए, कि सूर्य तारा है और सूर्य ही मतलब उसमें एक अग्नि तत्व है और वो ग्रहों का राजा है। वो अगर व्यक्ति के जीवन में सही हो तो उसे अच्छा मान सम्मान, एक उसमें ऊर्जा रहती है, उसका अलग ही आत्मविश्वास होता है। तो ये एक बहुत ही मतलब एक जिज्ञासा का प्रश्न है। उसके बाद आप देखिए उन्होंने कैसे पता लगाया कि जुपिटर भी बड़ा है, क्योंकि जुपिटर इतना बड़ा कि उसके अंदर 1300 पृथ्वी आ सकती हैं। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी नहीं एस्ट्रोनॉमी आ जाती है कि नक्षत्रों में शायद और ग्रहों का या तारों का विवरण हो सकता है, लेकिन अब सूर्य के बाद एक वेगा स्टार करके है जिसका व्यास 38 लाख किलोमीटर है और उसमें 20 सूर्य आ सकते हैं, तो वो सूर्य का राजा हो गया। उसके बाद दूसरा स्टार एक रीगल स्टार, उसमें आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 4,85,000 सूर्य समा जाएंगे। और अब मैं आगे जाऊंगा तो मतलब आप तो आश्चर्य से चौंक ही जाएंगे। फिर एक बीटल गूस करके है, उसमें 66 करोड़ सूर्य समा जाएंगे। फिर जो सबसे बड़ा तारा अब तक खोजा गया है स्टीफनसन, उसमें 3 अरब का उसका जो किलोमीटर का व्यास है, उसमें 9 अरब सूर्य समा जाएंगे, 9 अरब। तो एस्ट्रोलॉजी में तो हमने सूर्य को महान माना है, लेकिन जो स्टीफनसन है जो सबसे बड़ा तारा अभी तक खोजा गया, उसमें 9 अरब सूर्य है। कैन यू बिलीव कि कितना बड़ा है ब्रह्मांड? और इसी ब्रह्मांड का पार्ट तो शायद एस्ट्रोनॉमी तो बहुत ही विशाल है, लेकिन ऋषि मुनियों ने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी जो उस ज्ञान को कैप्चर करा उस समय, तो वो हमारे लिए मतलब एक विषय है कि कैसे करा। और जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मांड इतना विशाल है, जो स्टीफनसन है वो उसमें 9 अरब सूर्य आ सकते हैं। तो क्या अब हम उस तारे को एस्ट्रोलॉजी में इंक्लूड कर सकते हैं? या जैसे मैंने बताया कि ऋषि मुनियों ने कुछ सूर्य तक ही वो गए, उससे आगे भी गए होंगे नक्षत्रों के माध्यम से, लेकिन लॉजिकली जो मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम जो ये तारे हैं स्टीफनसन जिनमें 9 अरब सूर्य आ जाते हैं, उसके बाद मैंने रीगल बताया था, बीटलगुस, तो इनका विवरण वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। तो क्या अगर आगे जाके मनुष्य को सफलता मिली तो क्या इससे एस्ट्रोलॉजी में सुधार आएगा? जो कई प्रेडिक्शन है हमारी जो फेल हो जाती हैं, फिर भी 50% रहती है, तो क्या उसमें कुछ सुधार आएगा? क्या हमारे पास जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसका अधूरा ज्ञान है? क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक समुद्र है, हम सिर्फ एक बूंद का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है और मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। आप देखिए कि भारत के मंदिरों, गुरुकुलों, पुस्तकालयों पर काफ़ी अटैक हुए, 700, 800, 900, 1000, इसमें बहुत सारे अटैक हुए और उन्हें नष्ट कर दिया गया। हमारा जो ज्ञान था उसे नष्ट कर दिया। तो क्या पता ऋषियों ने इन तारों के बारे में भी लिखा हो, क्योंकि जो तक्षशिला था, नालंदा था, ये विश्व के सबसे बड़े शैक्षिक संस्थानों में आते थे। उनके जो पुस्तकालय थे वो तो बहुत ही बड़े थे और कहा जाता है कि जब इन पे आक्रमण हुआ, उनकी किताबों को जलाया गया तो 2 महीने लगे जलने में उन किताबों को। तो क्या एस्ट्रोलॉजी का जो ज्ञान है, जो एस्ट्रोनॉमी से मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों कनेक्टेड हैं, क्या ये वहीं पे नष्ट हो गया? क्या हमारे ऋषि मुनि ब्रह्मांड की जो रिसर्च है, स्पेस की जो रिसर्च है जो आजकल कर रहे हैं, क्या वो उसमें उससे भी आगे चले गए थे और हमारे पास एक लिमिटेड ज्ञान है? और क्या उसी की वजह से हम एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर पाते? क्योंकि आप देखिए ना कि वो कितने लॉजिकल थे, क्या ज्ञान था उनके पास। और उन्होंने ग्रहों के बारे में नहीं, और बहुत ही उन्होंने, आजकल आप कोई भी ब्लॉग लिखिए, कुछ भी लिखिए, तो हम 2-3 पेज या 4 पेज लिखने के बाद हमें एक
एक अजीब सा लगने लगता है कि यार ये तो पहले भी लिखा हुआ है। और आप आजकल तो टूल्स आते हैं तो उसमें लिखा है भाई ये तो पहले भी लिखा है, कोई नया नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है ना। लेकिन उन्होंने सहस्त्र नाम लिखे ग्रहों के या ग्रहों से संबंधित देवताओं के सहस्त्र नाम लगाइए आप, 1000 नाम, देवी के 1000 नाम, शिव के 1000 नाम, विष्णु के 1000 नाम। और एक साधारण व्यक्ति, या मैं अपने खुद ही लगाऊं कि मेरी हिंदी में एवरेज थी 60-70% नंबर आते थे, लेकिन मुझे भी एक शब्द के 10 विलोम या पर्यायवाची शब्द ही लिखना था तो कितना मुश्किल होता है। तो कुछ तो बात थी ना उनमें, और वो शब्द भी इंसानों की पर्सनैलिटी से ही होते थे, जो ग्रह भी हैं, कि आप करुणामयी हो, आप दया के सागर हो, आप गरीबों के हो, आप दीन दुखियों के हो। और संस्कृत में मतलब उन्होंने कैसे शब्द लिखे थे। और संस्कृत तो अभी भी कहा है जर्मनी ने या कहीं ने भी, कोडिंग जो लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर की भाषा है, उसमें संस्कृत सबसे फिट बैठती है। तो ये हुआ क्या हमारे ज्ञान को बीच में नष्ट कर दिया गया? 700-800 जो 1000 ईस्वी में जब अटैक हुए, तो क्या ये ज्ञान खत्म हो गया? और क्या उतना ही रह गया जितना मैं बोल रहा हूँ कि ऋषियों को मिला कहाँ से? तो ये भी थ्योरी है एक। और दूसरी जो थ्योरी मैं सोचता हूँ कि वो मिस्टिसिज्म है, मतलब जिसको हम लॉजिकल माइंड से नहीं पकड़ सकते। कई चीज़ें ना हम लॉजिकल माइंड से नहीं पकड़ सकते, जैसे हवा है उसको हम फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। जैसे कि आप देखेंगे जो हमारे सबसे बड़े जो मैथमेटिशियन थे श्रीनिवास रामानुजन, तो उनको मैथ का कोई बचपन से या कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उन्होंने मैथ की बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व कर ली। और फिर वो कहते थे कि सपने में सब कॉन्शियस जो माइंड होता है उसी में कोई शक्ति आती है देवी जैसी, और वो मुझे बताती है कि मैं क्या करूं। फिर मैंने कई जो म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं या जो क्रिएटिव लोग होते हैं कि भाई आपने कैसे कर दिया। जैसे अमित त्रिवेदी हैं जिन्होंने कला का म्यूज़िक दिया है, और बहुत सारे अच्छे उन्होंने म्यूज़िक दिया है आपका केदारनाथ मूवी का। तो उनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि भाई आप इतना अच्छा म्यूज़िक कंपोज कैसे कर लेते हैं? तो उन्होंने कहा जब मैं सो जाता हूँ तो अचानक मुझे सपने में सबकॉन्शियस में कोई धुन आती है और मेरा ना मोबाइल वहीं पर रखा था, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये तो पता है क्रिएटिविटी राइट ब्रेन से ही आती है, और मैं जो सारी बातें कर रहा हूँ वो लॉजिकल लेफ्ट ब्रेन से कर रहा हूँ। तो क्या हुआ? आपको क्या लगता है जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, क्या ऋषि मुनियों को ऐसे ही मिला सबकॉन्शियस माइंड से कि अचानक कोई शक्ति आई, उन्होंने मानव की भलाई के लिए इसको दिया हो? तो राइट ब्रेन है उसमें तो क्रिएटिविटी आती है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो क्या उससे ही ये सब चीज़ें मनुष्य को मिली? और क्या लेफ्ट ब्रेन था उसमें सारी रेमेडी आई, लॉजिक आया, जो कि शायद ब्राह्मणों ने या एस्ट्रोलॉजरों ने अपने मतलब के लिए उसका उपयोग करा? क्या एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट थी? तो यही बात है कि ये कहाँ से आया। और फिर अगर ये मिस्टिसिज्म है तो हमारे देश को तो आज़ाद हुए 70 साल हो गए, तो 1-2 लोग ही क्यों आए? उसके बाद तो भारत में कोई बड़ा इन्वेंशन नहीं हुआ ना, हमने साइंस में इतनी प्रोग्रेस करी ही नहीं, चाहे उसमें किसी का भी, हमारी सोच का, सरकार का, परिस्थितियों का। लेकिन हाँ, भारतीय जो बाहर गए, नासा में गए, जर्मनी गए, यूरोप गए, तो उनके ब्रेन को सहारा गया, उन्होंने वहाँ पे काफ़ी कुछ करा, लेकिन भारत में तो कुछ नहीं हुआ ना। तो क्या एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, जो कि अलग अलग चीज़ें, क्या इनमें कोई समानता है? मुझे अपना विचार, अपना अनुभव आप कमेंट के माध्यम से शेयर करें। और ये कैसे आया ये ज्ञान? ऋषि पराशर हैं, भृगु ऋषि हैं, ये वेद पुराण वगैरह मतलब कैसे लिखे गए, कैसे आए? तो अपने आप अनुभव, अपने विचार शेयर कीजिए। और उसके बाद मैंने एक किताब पढ़ी थी के.एन. राव जी की, योगीज डेस्टिनी एंड द व्हील ऑफ टाइम। तो उसमें भी काफ़ी सारी मिस्टेक बातें थी कि मैं इस गुरु के पास गया, मैं उस गुरु के पास गया, मैं काफ़ी लोगों के पास गया और मुझे ये ज्ञान मिला, मैंने गुरु की सेवा करी, फिर गुरु ने मुझे पुनर्जन्म बताया। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो इनका कोई लॉजिकल जो माइंड होता है, जो लेफ्ट ब्रेन स्वीकार नहीं करता, क्योंकि आजकल हम बहुत साइंस करते हैं, R&D करते हैं और हर चीज़ को देखते हैं, परखते हैं। और यूट्यूब बाबा ने इतना ज्ञान दे रखा कि हम बहुत ज़्यादा लॉजिकल बन गए। और उसमें कई कहानियाँ हैं। एक कहानी मुझे याद है कि मुझे नहीं पता कि वो उसमें से या किसी अलग किताब में से, कि वो एक भिखारी से मिले और उसने चश्मा पहन रखा था और वो अजीब सी हरकतें कर रहा था और उसने कहा इधर आ,
तो उन्होंने पूछा के एन राव जी ने, भाई कौन है तू? कह रहा पता मैं कौन हूँ, मैं पिछले जन्म में औरंगजेब था। तो अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लॉजिक है कि भाई इंसानों को इस जन्म में क्या कर्म का फल मिलता है। एस्ट्रोलॉजी में वो सब लिखा हुआ है, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो हमें पता नहीं। तो इसलिए अपने विचार शेयर कीजिए कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। ये क्या वो सब्जेक्ट है कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी, लोगों को रेमेडी बता दी और ये काम कर रही है। लेकिन जो मेरा अनुभव है कि मुझे लगता है कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपको पढ़ने के साथ साथ ध्यान या एक ब्लेसिंग होना, जैसे कि रामानुजन जो हमारे जो मैथमेटिक्स की एक अलग सी कृपा भी होनी चाहिए। क्योंकि कई लोग होते हैं वो कुंडली देखते कुछ ना कुछ आता है, एक शक्ति सी होती है। आपने देखा होगा ना, कई लोग होते हैं उन पर देवी की शक्ति, माता की शक्ति, या कोई तो ब्लेसिंग होती है कि वो इंसान का चेहरा देख के सब कुछ बता देते हैं। और कई लोग होते हैं वो किताबें पढ़ते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, और फिर भी वो मतलब एक जो बेसिक चीज़ होती है ना उसको भी नहीं सुलझा पाते। और वही लगता है कि पोथी पढ़ जुग भया, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो क्या भगवान के प्रति प्यार, क्या मानव जीवन के प्रति लगाव ही एक सार है एस्ट्रोलॉजी का? तो ये सवाल मेरे मन में उठ रहे थे, ये मेरे विचार हैं। आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी, जो भी हैं आप शेयर कीजिए। और एक जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन जो हमेशा दिमाग में आता ना कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ एस्ट्रोलॉजी का, ये आई कैसे? क्या इस विद्या को नष्ट किया गया, जैसे मैंने कहा था कि नालंदा तक्षशिला में, और वहाँ से ये विद्या कट गई, हमारा अधूरा ज्ञान ही मिला। और आजकल तो एस्ट्रोलॉजी कॉमर्शलाइज हो गई है, तो हर कोई छोटे से सूत्रों में कि भाई शादी कब होगी, जो समस्याएं, लेकिन जो डीप चीज़ है उसमें कोई नहीं जाता, वो क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। उसके बाद मास एस्ट्रोलॉजी क्या है? अब तो AI आ गया है। 1000 लोग इस वक्त में क्यों ऐसा कुछ करते हैं, वो चीज़ क्या है? क्योंकि आजकल तो कई वास्तु वाले आते हैं कि भाई ये लोग इस दिशा में रहेंगे तो ऐसा होगा, ये लोग उस दिशा में, तो काफ़ी R&D हो रही हैं। तो हमारे पास जो R&D करने के लिए काफ़ी ऐप हैं, कंप्यूटर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी चैलेंजेस भी हैं। जैसे कई चैलेंज होते हैं कि भाई 100 लोगों की कुंडली उठाओ, लेकिन कई बार तुक्का गलत लगता है कि वो बताते हैं क्रिमिनल हैं, तो वो नॉर्मल इंसान निकलते। तो कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, और हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान को कैसे प्राप्त करा, इसको कैसा और अच्छा बनाया जा सकता है? तो इन सब सवालों के ऊपर आप भी अपने कमेंट कीजिए, अनुभव शेयर कीजिए, और इस विचार को एक नई दिशा में ले जाइए, ताकि सिर्फ रेमेडी पार्ट से या कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है उस पार्ट से निकल के हम एक उस तरफ जा पाएँ कि उद्गम कहाँ से हुआ है। जैसे गंगा है ना, वो हिमालय से निकलती है, लेकिन पुराणों में क्या लिखा है कि भगवान शिव की जटाओं से निकलती है। तो ये दो अलग अलग थ्योरी हो गई। तो वैसे ही ज्योतिष विद्या आई कहाँ से? भगवान शिव से आई है, ऋषि पराशर से आई है, ऋषि भृगु से आई है। और इसकी इतनी सारी विचारधाराएं, अलग अलग घर हैं, फार्मूले हैं, कभी कभी वो भी फिर फिट नहीं बैठते, डिग्री हैं, फिर D9 है। अब देखिए ऋषि मुनि मतलब कितने एडवांस रहे होंगे कि सिर्फ D1 ही नहीं बनाया, D9, D10, ये 60 प्रकार की कुंडलियाँ, मतलब कितने डीप में जाते गए वो। लेकिन उन्होंने ये रिसर्च करी कहाँ से? और ये विद्या अभी भी पूरी क्यों नहीं है? अभी भी प्रेडिक्शन क्यों फेल होती हैं? और एस्ट्रोलॉजी में आध्यात्मिकता, ध्यान का क्या महत्व है? क्या वो ध्यानदार वहाँ पे पहुँच गए ब्रह्मांड में? लेकिन अगर वो वहाँ पहुँच गए तो ध्यान का मतलब तो कहा है कि निशब्द होना, मन की कल्पना से परे होना। मन तो लाइट से ही फास्ट है ना। मैं मन की कल्पना में तो पहुँच गया स्टीफन तारे पे, मैं वहीं पे हूँ मन में, जिसमें कि 9 अरब सूर्य आ सकते हैं। तो वहाँ तो प्रकाश पता नहीं कब पहुँचेगा, सालों बाद, लेकिन मन तो भी पहुँच गया ना आपका। तो क्या मन के द्वारा उन्होंने क्या करा? तो ये बहुत सारे प्रश्न थे, ये मेरे विचार थे। आप भी अपने विचार रखिए, मुझे बताइए, और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।